राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है ताने। बड़े घरों में बर्तन महंगे होते हैं, लेकिन कई बार रिश्ते बहुत सस्ते। सुनिए जी, आप थोड़ा रुक जाइए, पहले मुझे नहा लेने दीजिए, वरना मुझे देर हो जाएगी और फिर बिना नहाए मैं रसोई में भी नहीं जा पाऊंगी। कल्पना ने अपने पति नीरज से कहा। नीरज हंसते हुए बोला, अरे तो ठीक है ना, उसमें क्या बुरा है। तुम थोड़ी देर जाकर आराम कर लो, सफ़र से थकी हुई आई हो। माँ भी समझ जाएगी, वो कुछ नहीं कहेगी, तुम परेशान मत हो। वैसे भी मैंने बहुत दिनों की छुट्टी ली है, और हमारे घर आने से कुछ देर पहले पिताजी काम से बाहर चले गए हैं। वो कल शाम तक ही लौटेंगे। तो 2 दिन मुझे ही ऑफिस मैनेज करना होगा, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। इसीलिए तुम पहले मुझे नहाने दो। ये कहते हुए नीरज बाथरूम में चला गया। कल्पना को घबराहट के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। कभी मन होता कि ऐसे ही नीचे जाकर अपनी सास से पूछ ले कि मम्मी जी, क्या वो चाय बना सकती है, पर चाह कर भी वह ऐसा नहीं कर पाई। वह कमरे में ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसने फिर से बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, नीरज प्लीज़ जल्दी कीजिए ना। अरे हाँ हाँ, नहा तो लेने दो यार, बस थोड़ी देर और, अभी आता हूँ, नीरज ने अंदर से कहा। तो कल्पना मन ही मन सोचने लगी, नीरज आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर आपके जाने के बाद सारा भार मेरे ऊपर आ जाएगा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह रसोई की तरफ बढ़ी। मन में सोचा कि वह अपनी ननद से कह देगी कि वह खुद चाय बना लेगी, आप लोग परेशान ना होएं। पर उसे संकोच हो रहा था कि उसकी ननद उसके लिए चाय बनाए। इतने में रसोई से आती आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। उसकी ननद कीर्ति अपनी माँ से कह रही थी, वाह मम्मी, आपने तो अपनी बहू को बड़ा अच्छा सिखाया है। आई और सीधे अपने कमरे में चली गई। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, पहले पूरे परिवार के साथ बैठना पड़ता है, फिर जब सास ससुर इजाज़त दें तभी कमरे में जाते हैं हमारे यहाँ तो। लेकिन आपकी बहू, वो तो बड़ी फास्ट फॉरवर्ड निकली, किसी से कोई बात नहीं की और ना ही किसी ने कुछ कहा, सीधे मैडम जी जाकर अपने कमरे में बैठ गई। अब महारानी चाय का इंतजार कर रही हैं। तभी कल्पना की सास रमा जी ने बात काटते हुए कहा, तूने ही तो उसे कहा था कि कल्पना तुम अपने कमरे में चली जाओ, चाय मैं बना कर दे देती हूँ। तब क्यों बोली? चुप रहती तो वो खुद बना लेती। अरे मम्मी, आप भी ना, क्या आपको समझ में नहीं आता? मैंने तो आपको बचाने के लिए ऐसे कहा था, वरना मैं कोई उसकी चाय बनाकर देने वाली थी क्या? इतना कहकर माँ बेटी दोनों हंसने लगी। कल्पना ने सब कुछ सुन लिया था। वह धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी। उसकी आहट सुनते ही दोनों चुप हो गई। ननद कीर्ति ने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा, भाभी कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं दीदी, मैं तो बस ये कहने आई थी कि आप लोग मेरी चाय बनाने के लिए परेशान ना हो, मैं खुद बना लूँगी। अरे नहीं नहीं भाभी, कीर्ति बोली, नीरज के लिए तो बनाई ही थी, थोड़ी सी बच गई, इसलिए तुम भी पी ही लो, बाद में अपने लिए फिर बना लेना। वो क्या है ना, मैं बातों में लग गई थी तो पता ही नहीं चला कि चाय कब छटक गई। ये कहते हुए कीर्ति ने ट्रे में 2 कप चाय रखकर कल्पना की तरफ बढ़ा दी। कल्पना ने देखा, एक कप भरा हुआ था, लेकिन दूसरा कप जो उसके लिए था आधे से भी कम भरा हुआ था। वह चाय लेकर अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि पीछे से उसकी सास रमा जी की आवाज़ आई, सुनो बहू, ये प्लेट भी ले जाओ, नीरज को चाय के साथ ब्रेड टोस्ट बहुत पसंद है, रात भर का भूखा होगा मेरा बेटा। ठीक है मम्मी जी। ये कहते हुए कल्पना ने प्लेट उठाई और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने चाय की ट्रे टेबल पर रखी और बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी नीरज ने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम जी, अब कितनी बार दरवाज़ा पीटोगी, आ ही तो रहा हूँ। नहीं, वो मैं चाय लेकर आई थी ना आपके लिए, बस इसीलिए आवाज़ दे रही थी, कल्पना बोली। नीरज ने प्लेट में रखी ब्रेड देखी और बोला, सिर्फ 2 ब्रेड? क्या तुम नहीं खाओगी? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए, कल्पना ने जल्दी से कहा। तभी पीछे से उसकी ननद की आवाज़ आई, अरे नीरज, कितनी फिक्र करते हो तुम अपनी पत्नी की, ज़्यादा ही चिंता करते हो कुछ। मैंने पहले ही उससे पूछ लिया था कि तुम खाओगी क्या, तो उसने मना कर दिया था, इसीलिए तुम्हारे लिए ही भेजी हैं बस। ये सुनकर नीरज ने कल्पना की तरफ देखा और कहा, भूख कैसे नहीं लगी तुम्हें? तुमने तो रात को भी सफ़र की वजह से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। क्या हुआ कल्पना? चलो एक ब्रेड तो खा लो।
कल्पना ने मना की, लेकिन नीरज नहीं माना। उसने बोला, प्लीज़ कल्पना, तुम भी खा लो इसमें से एक ब्रेड। तभी कल्पना की ननद कीर्ति बात को बदलते हुए बोली, अरे हाँ भाभी, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि तुम नाश्ते में क्या लोगी, क्या बना दूँ तुम्हारे लिए। कल्पना ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, वो मुझे अभी भूख नहीं है। नीरज बस नहाकर आ गए हैं, मैं भी बस अभी नहाकर आती हूँ, फिर मैं ही बना लूँगी। अरे नहीं नहीं भाभी, कीर्ति बोली, आज तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना, तुम नहीं थी तो माँ ने पड़ोस के घर में जो आंटी काम करती है ना, उन्हें हफ्ते भर के लिए खाना बनाने के लिए रख लिया था। अब आज के बाद उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए आज सुबह का खाना बनाने वो आ जाएंगी। शाम को उन्हें टाइम नहीं है, कहीं जाना है उनको, फिर वो काम पर नहीं आएंगी। तभी नीरज बीच में ही बोल पड़ा, अरे आप लोगों की बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। मुझे लेट हो रहा है। कल्पना, तुम फटाफट नहाकर तैयार हो जाओ और आंटी से कहना कि वो मेरे लिए कढ़ी और पाव भाजी बना दे। मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है नीरज। कल्पना ये कहकर बाथरूम में चली गई और नीरज बोला कि मैं तब तक पूजा करके आता हूँ। इतना कहकर नीरज अपने कमरे से चला गया। कीर्ति भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई और कल्पना नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद नीरज किसी काम से कमरे में आया। उसने देखा कि कल्पना नहाकर बाहर भी निकल आई थी। वो हैरानी से बोला, बाबा रे, इतनी स्पीड! ओह माय गॉड, लड़कियां इतनी जल्दी भी तैयार हो जाती हैं, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कल्पना हल्के से मुस्कुराई और बाहर चली गई। उसने अपनी सास से जाकर पूछा, मम्मी जी, वो खाना बनाने वाली बाई कब तक आएगी? ये सुनकर रमा जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, खाना बनाने वाली बाई? क्यों? वो क्यों आएगी? ये सुनकर कल्पना घबरा गई। वो बोली, मम्मी जी, वो दीदी ने कहा था कि आपने 6-7 दिन के लिए किसी आंटी को खाना बनाने के लिए रखा है, तो वो आज सुबह आएगी ना? तभी रमा जी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, उसे मैंने कल रात को ही मना कर दिया था कि अब नहीं आना है। कल से तुम आ गई हो तो वो आज नहीं आएगी। कीर्ति को पता नहीं होगा, इसीलिए उसने तुम्हें ऐसा कह दिया होगा। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ, कल्पना ने कहा और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, आंटी नहीं आई और मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया। नीरज के जाने का समय भी हो गया है, अब इतनी जल्दी उन्हें क्या खिलाऊं मैं? कल्पना को बहुत टेंशन हो रही थी। ये सोचते हुए रसोई में जल्दी से चली गई। उसने फटाफट कढ़ी चढ़ा दी, आटा गूंथ कर रख दिया और फिर सब्जी काटने लगी। उधर कीर्ति माँ से धीमी आवाज़ में बोली, क्या माँ, आपने काम वाली को रात में ही मना कर दिया था और मुझे बताया भी नहीं। ये सुनकर रमा जी बोली, पहले तो तू मुझे ये बता कि तूने कल्पना को ये क्यों बताया कि मैंने खाना बनाने वाली रखी है? तुम चुप नहीं रह सकती थी क्या? तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं टिकती है। आगे से कुछ भी बोलने से पहले मुझसे पूछ तो लिया कर कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कीर्ति दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, अरे बस भी करो माता जी, हो गई गलती, अब नहीं होगी। उधर कल्पना जल्दी जल्दी खाना बना रही थी कि तभी नीरज ने आवाज़ दी, कल्पना, कल्पना, कुछ बना या नहीं अभी तक? मुझे लेट हो रहा है। अभी तो नहीं बन पाया है जी, कल्पना बोली। तो आंटी नहीं आई, ये मुझे अभी पता चला। कढ़ी पकने में अभी 10 मिनट और लगेंगे, प्लीज़ थोड़ा रुक जाइए। अरे नहीं नहीं कल्पना, नीरज बोला, तुम परेशान मत हो, आराम से बना लो। मैंने वैसे भी देखो 2 ब्रेड खा लिए थे ना सुबह, अभी इतनी भूख नहीं लगी है मुझे। मैं थोड़ा ऑफिस से होकर आता हूँ, 1:30 बजे तक घर आकर खाना खा लूँगा, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर कल्पना जल्दी से बोली, नहीं, आप ऐसे नहीं जाइए, कुछ तो खा लीजिए ना, फिर दिन में आकर आप खाना खा लीजिएगा। ठीक है, नीरज मुस्कुराकर बोला, मुझे पता है कि तुम मुझे बिना खाना खाए नहीं जाने दोगी। लाओ जल्दी से दे दो अब जो बना है। कल्पना ने झटपट से 2 पराठे सेके, डब्बे में से नींबू का अचार निकाला और प्लेट में रखा और नीरज के पास ले आई। नीरज नाश्ता कर ही रहा था कि इतने में कीर्ति अंदर आ गई और बोली, अचार? अचार के साथ पराठा? सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या नीरज? नहीं दीदी, कल्पना बोली, सब्जी अभी बन नहीं पाई थी, इसीलिए वो आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही नीरज बीच में ही बोल पड़ा, अरे मुझे सब्जी की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी पराठे बहुत स्वादिष्ट बने हैं। कल्पना ने बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं, अचार के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। आंटी बिना बताए नहीं आई तो इतनी जल्दी कैसे बन पाता सब कुछ?
कल्पना ने तो जिद के कारण मुझे खाना खाने बैठा दिया है, नहीं तो अभी मुझे भूख भी नहीं लगी थी। और हाँ, कल्पना ने खुद कुछ भी नहीं खाया है। कल्पना, तुम भी अपने लिए पराठे सेक लेना और खा लेना, रात भर से भूखी हो। भाई के मुंह से ये सुनकर कीर्ति मुंह बनाते हुए बोली, अरे तुम तो बड़ा ध्यान रखती हो भैया अपनी पत्नी का। मेरे ससुराल में तो ऐसा नहीं होता। तुम तो हम सब के सामने दिन भर कल्पना कल्पना करते रहते हो। हमारे यहाँ तो ऐसे नाम कभी नहीं लिया जाता। तो तुमको शर्म नहीं आती भैया, सबके सामने कल्पना नाम लेते हुए? ये सुनकर नीरज बोला, शादी करके लाया हूँ इसे, भगा कर नहीं, और घर वालों की पसंद से ही शादी की है, फिर किस बात की शर्म? थोड़ा तुम भी पुरानी सोच से आगे निकलो। देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है दीदी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पुराने सोच वाली हो, इतने पुराने विचारों वाली हो। ये सुनकर नीरज की बहन तिलमिलाकर बोली, अच्छा, अगर हमारे यहाँ तुम्हारे जीजा जी को मैंने नींबू का अचार और पराठा दिया होता ना, तो उन्होंने थाली फेंक दी होती। वो तुम्हारी तरह जोरू के गुलाम नहीं हैं। इतना कहकर कीर्ति वापस अपनी माँ के पास चली गई। नीरज सब समझ रहा था। वह रसोई में आया और बोला, पराठे बहुत अच्छे बने हैं कल्पना, तुम भी ज़रूर खा लेना, ठीक है? कल्पना का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने पूछा, क्या हुआ कल्पना? माफ़ कीजिएगा, कल्पना बोली, मैं आपको सिर्फ अचार के साथ पराठा खिला पाई, कढ़ी और सब्जी अभी बन नहीं पाई थी। नीरज ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं ना। तुम हर बात में मुझे सफाई क्यों देती हो कल्पना? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई अफसर थोड़ी ना हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है अचार के साथ पराठा खाया या सब्जी के साथ? पेट भर गया ना। तुमने इतने प्यार से खिलाया है कि मुझे सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस दीदी की बातों पर ध्यान मत दो तुम, अपना काम करो बस। इतना कहकर नीरज वहाँ से चला गया। कल्पना रसोई से बाहर आकर नीरज को जाते हुए देखती रही। तभी पीछे से उसकी सासू माँ आकर बोली, क्यों कल्पना, तुमने नीरज को अचार और पराठा खिलाकर भेजा है क्या? रमा जी बड़बड़ाती हुई बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमने आज तक ना तो तेरे पिताजी को और ना ही नीरज को कभी अचार और पराठा खिलाया। और हाँ, तुम्हारे राज में मेरे बेटे को अचार के साथ खाना पड़ रहा है। वाह भाई वाह, अच्छी शादी की हमने तो। क्या करती रहती हो तुम रसोई में दिन भर? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे तुम तो अपनी अच्छी प्लेट लगाओगी, खाओगी और बढ़िया कमरे में जाकर सो जाओगी। तुम्हें क्या पता मेरे बेटे को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये कहते हुए रमा जी रसोई से बाहर चली गई। कल्पना आंखों में आंसू लिए चुपचाप काम में लगी रही। दोपहर में खाना खाने के बाद रमा जी अपनी खाली थाली उठाकर बाहर ले जाने लगी, तभी कीर्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये क्या कर रही हो माँ? अपनी थाली क्यों लेकर जा रही हो? अरे बेटी, वो बर्तन धो रही है तो साथ साथ ये भी धुल जाएगी, नहीं तो रात तक ऐसे ही पड़ी रहेगी। बस इसीलिए ले जा रही हूँ, रमा जी बोली। तो क्या फ़र्क पड़ता है माँ? कीर्ति तुनक कर बोली, भाभी बर्तन धो रही है तो क्या तुम झूठे बर्तन उठाओगी अब? तुमने ही तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। मेरी सास तो जहाँ खाती है वहीं थाली छोड़ देती है, मैं ही उठा कर रखती हूँ। कुछ भी काम नहीं करती हैं वो। उनसे कुछ सीखो माँ कि बहू के साथ कैसे रहा जाता है। अपनी थाली लेकर खुद दे दे। उसके पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है? खुद नहीं लेके जा सकती क्या वो? फिर माँ की तरफ देखते हुए बोली, इसे छोड़ो, सारे बर्तन यहीं रखे रहने दो और मेरे साथ बाहर चलो माँ। अपने आप आएगी और समेट कर ले जाएगी। तुम इसकी नौकरानी थोड़ी ना हो जो सारे बर्तन इकट्ठे करके दोगी इसको। कल्पना रसोई में सब कुछ सुन रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। वह उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि उसे इतना सब सुनना पड़ रहा है। खैर, बर्तन समेटकर वह खुद भी खाना खाने बैठ गई। तभी पीछे से सास ने आकर कहा, मेरे बेटे को अचार पराठा खिलाया है और यहाँ देखो अपनी थाली में 56 भोग लगाकर बैठी है महारानी। ये सुनकर कल्पना ने अपनी थाली में से कढ़ी और सब्जी निकालकर अलग रख दी। डब्बे से अचार निकालकर अपनी थाली में रखा और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। तभी सास बोली, खाना खाने से पहले ज़रा मेरी और अपनी ननद की चाय बना दे। और हाँ, चाय में शक्कर कम डालना, आजकल बहुत शक्कर डाल देती हो। जी मम्मी जी। ये कहते हुए कल्पना खाना बीच में ही छोड़कर रसोई में चली गई। कुछ देर में चाय बनाकर सास और ननद को दे दी और बाहर जाने लगी। तभी ननद की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अरे मम्मी, ये इतनी मिडिल क्लास पसंद किसकी है? अपने घर में तो ऐसी पसंद किसी की भी नहीं हो सकती। इस कप को देखकर ही समझ में आ जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली के हैं ये लोग। तुम तो ऐसे कप कभी नहीं रखती थी मम्मी घर में। तुम्हारी क्रोकरी की तो लोग तारीफ ही करते थे कि एक से बढ़कर एक चीज़ें रखती हो आप। फिर अब क्या हो गया आपको?
कुछ सिखाया नहीं है क्या आपने अपनी बहू को? इतना कहकर कीर्ति जोर से हंस पड़ी। इधर कल्पना अपनी सास और ननद की बातें सुनकर बहते आंसुओं को रोक ही नहीं पाई। वह कभी उनकी बातों को सुनती तो कभी अपनी थाली में रखी दो सूखी रोटियों और अचार को देखती और सोचती, अगर बड़े घर के लोग बहू को ऐसे रखते हैं तो मेरा मिडिल क्लास परिवार ही ठीक है। मेरे माता पिता जैसा बड़ा दिल तो शायद किसी का हो ही नहीं सकता। वह आंसू पोंछती हुई और चेहरा छुपाती हुई रसोई में आ गई। कुछ देर बाद उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ काम तो नहीं है ना? नहीं, रमा जी बोली, 5 बजे बाहर आ जाना, नल आएगा तो पानी भरना पड़ेगा। तुम्हारी ननद को बोरिंग का पानी पसंद नहीं आता, तो उसके लिए दिन भर के लिए 2 गागर भर देना। कल्पना ने घड़ी की तरफ देखा, 2 बज चुके थे। जी मम्मी जी, ये कहकर वह कमरे में चली गई। थकान बहुत ज़्यादा थी उसे, इसीलिए थोड़ी देर के लिए वह लेट गई, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटी, पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। शाम के 5 बजे सास और ननद की तेज आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ाकर उठी। उसकी ननद अपने भाई नीरज से कह रही थी, जो कि अभी अभी ऑफिस से घर लौटा था, देख लो भाई, तुमने ही भाभी को इतना सर पर चढ़ा रखा है। शाम के 5 बज रहे हैं और महारानी अभी तक सो रही है। ये सुनकर नीरज घबराकर कमरे में गया। कल्पना बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। आप आ गए? वो बोली, मेरी आंख लग गई थी, पता ही नहीं चला कब 5 बज गए। इतना कहती वह उठने लगी, लेकिन उसे चक्कर आने लगे। नीरज ने उसे संभाला तो वह घबरा गया। कल्पना, कल्पना को तो तेज बुखार था। ये क्या हो गया कल्पना? तुम्हारी तबीयत कब से खराब है? बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? ये सुनते ही कल्पना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल ही नहीं सकी। नीरज उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा तो उसकी बहन कीर्ति बोली, भैया, एक तो भाभी इतनी देर तक सो रही थी, ऊपर से अब बीमारी का भी बहाना बना दिया है। जरा सा बुखार क्या हो गया, महारानी को डॉक्टर के पास ले जा रहे हो। मुझे तो तेरे जीजाजी कभी ऐसी छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाते। तुमने तो भाभी को सर पर ही चढ़ा कर रख दिया है भैया। तभी रमा जी भी बोल पड़ी, हाँ बेटा, कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है तूने इसको। छोटी छोटी बातों में ऐसे नहीं किया जाता है, दिन भर तो आराम ही करती रहती है। ये सुनकर आज पहली बार नीरज का धैर्य जवाब दे गया। वह जोर से बोला, पहले तो दीदी आप चुप रहिए, समझी? पिछले 2 महीने से मायके में बैठी हुई हो, लेकिन कभी ये नहीं कि भाभी के काम में हाथ बटा दो। वो बीमार थी, इसीलिए उसकी आंख लग गई, और आप दोनों उसे ताना मार रही हैं। वाह! रमा जी बोली, आज बीवी के बातों में आकर माँ और बहन से जुबान लड़ाने लगा है। नीरज गुस्से में बोला, मैं किसी के बहकावे में आकर नहीं बोल रहा हूँ माँ। कल्पना ने तो आज तक आप दोनों के बारे में मुझसे कभी एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन दीदी जब भी मायके आती हैं आप पूरे दिन बहू को सुनाती ही रहती हैं। वो चुप रहती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसे दर्द नहीं होता, उसे बुरा नहीं लगता। ये सुनकर रमा जी हक्की बक्की रह गई। आज पहली बार बेटे की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर वह सन्न रह गई थी। तभी अचानक कल्पना ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, दीदी, मम्मी जी, मैंने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे परिवार टूटने से डर लगता है, लेकिन सोचिए अगर आपकी बेटी के ससुराल में उसके साथ ऐसा होता तो क्या आपको अच्छा लगता? अरे वाह! अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। कीर्ति ने बीच में ही बात काट दी। नीरज बोला, दीदी अब बस भी करो, बहुत हो गया। जितना जल्दी हो सके आप अपने ससुराल जा सकती हैं। अगर आप यहाँ रही तो आज से कल्पना आपका कोई भी काम नहीं करेगी। हर काम में आपको उसके साथ मदद करनी होगी। उस समय कमरा खामोश हो गया। कीर्ति ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़ी थी। उसने नज़रें झुका ली। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ साथ माँ को भी यह घर छोड़ना पड़े। इसी बीच नीरज कल्पना को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। रात के 8 बज रहे थे। वह घर लौटे। कल्पना रसोई में खाना बनाने के लिए जाने लगी, तभी नीरज ने जोर से कहा, तुम्हें खाना बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इतने में रमा जी बाहर आ गई और बोली, हाँ बेटा, खाना मैंने बना लिया है, तुम दोनों आराम करो। उन्होंने कल्पना को सोफे पर बैठा दिया। नीरज के शब्दों में पहली बार ऐसा अधिकार और अपनापन था कि रमा जी पल भर के लिए कुछ कह ही नहीं पाई। उन्होंने कल्पना की तरफ देखा, जो थकान और बुखार के बावजूद
सोफे पर सीधी बैठने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी, पर आंखों में अब भी वही संकोच और डर था, जैसे उसे अभी भी किसी डांट का इंतजार हो। रमाजी ने हल्की आवाज में कहा, लेटी रहो बहू, डॉक्टर ने क्या कहा है? नीरज ने जवाब दिया, वायरल फीवर है माँ, कमजोरी बहुत है, डॉक्टर ने साफ कहा है कि इसे आराम चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। ये सुनकर कीर्ति ने हल्की सी खांसी लेकर बात पलटनी चाही। आजकल तो हर बात में डॉक्टर यही कहते हैं भैया, आराम करो आराम करो, हम लोग तो बुखार में भी पूरा घर संभाल लेते हैं। नीरज ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा, बिना मुस्कान बिना नरमी के। दीदी, आप संभाल लेती होंगी, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और फिर अगर कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे तकलीफ नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कल्पना ने धीरे से कहा, नीरज रहने दीजिए। लेकिन नीरज ने उसका हाथ थाम लिया, नहीं कल्पना, अब नहीं, बहुत हो गया। ये दृश्य रमाजी के लिए नया था। उनका बेटा जो हमेशा हर बात टाल जाता था, जो हर बात को हंसी मजाक में ही उड़ा देता था, आज पहली बार घर की दीवारों से टकराकर बोल रहा था। रात का खाना चुपचाप खाया गया। कल्पना ने बहुत मना किया, लेकिन रमाजी ने खुद उसके लिए हल्की दाल और खिचड़ी बनाई। थाली रखते समय उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे, नजरें उठाने की हिम्मत नहीं थी। बहू, अगर नमक कम या ज़्यादा हो तो बता देना, उन्होंने धीरे से कहा। कल्पना को समझ नहीं आया था कि आखिर क्या जवाब दे। ये वही रमाजी थी जिन्होंने दोपहर में उसे महारानी कहा था। खाना खत्म होने के बाद नीरज ने कल्पना को कमरे में सुला दिया। दवा देकर वह बाहर आ गया। कीर्ति बरामदे में बैठी थी। उसे पहली बार अपने ही शब्दों की गूंज डराने लगी थी। भैया, उसने धीरे से कहा। नीरज रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। क्या है दीदी? मैं शायद ज़्यादा बोल गई। नीरज ने गहरी सांस ली। दीदी, सवाल ज़्यादा बोलने का नहीं है, सवाल ये है कि आप ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि यह भी इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस घर की सदस्य है। कीर्ति के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन सुबह रमाजी सबसे पहले उठी। उन्होंने खुद चाय बनाई, न कि कीर्ति के लिए और न कि अपने लिए, बल्कि कल्पना के लिए भी। कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बहू, उठी हो क्या? कल्पना घबरा गई। जी मम्मी जी, चाय है बेटा, और दवा भी, रमाजी ने ट्रे बढ़ाते हुए कहा। कल्पना की आंख भर आई। मम्मी जी, आप क्यों लाई हैं? मैं बना लेती। नहीं बहू, रमाजी ने बीच में ही कहा। कल जो हुआ वो ठीक नहीं था। एक पल का सन्नाटा, फिर भारी आवाज में उन्होंने कहा, माँ होने के नाते मैं ये भूल गई थी कि बहू भी किसी की बेटी होती है। ये सुनकर कल्पना रो पड़ी, इस बार चुपचाप नहीं बल्कि खुलकर। कीर्ति दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि व्यंग और तानों से घर नहीं चलता बल्कि टूटता है। नीरज दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, क्योंकि पहली बार उसके घर में चुप्पी नहीं, सच बोला गया था। दिन ऐसे ही निकल गया। रमाजी ने बहू का ध्यान रखा। वो रात उस घर में बहुत भारी थी। 2 दिन से रमाजी सोच में डूबी हुई थी। दीवारें खामोश थी, लेकिन हर खामोशी में उस दिन के शब्द गूंज रहे थे। रमाजी बार बार करवट बदल रही थी। आंख बंद करते ही उन्हें कल्पना का झुका हुआ चेहरा, उसकी कांपती आवाज़ और बेटे की वह पहली ऊंची आवाज़ सुनाई दे जाती। उन्होंने सोचा था कि वह बहू को अनुशासन सिखा रही है, पर आज पहली बार एहसास हुआ कि अनुशासन के नाम पर कहीं वह अपनी ही कठोरता तो नहीं थोप रही उस पर। सुबह रमाजी तय समय से पहले उठ गई। रसोई में कदम रखते ही उन्हें वही जगह याद आ गई जहां उन्होंने बहू को ताने दिए थे। उन्होंने चूल्हा जलाया, चाय चढ़ाई और अपने हाथों से अदरक कूटते हुए महसूस किया कि उनकी उंगलियां हल्की सी कांप रही हैं। यह कांपना उम्र का नहीं, भीतर उठे अपराध बोध का था। कल्पना कमरे में आधी नींद में पड़ी थी। दवा का असर था, पर शरीर अभी भी टूट रहा था। उसे आदत थी कि सुबह आंख खुलते ही काम की सूची दिमाग में घूमने लगती थी। चाय, नाश्ता, पानी, झाड़ू, कपड़े। लेकिन अब कुछ अलग था। अब उसे डर था कि कहीं उठते ही फिर कोई ताना न मिल जाए। दरवाजे की आहट से वह चौंक गई। सामने रमाजी को ट्रे लिए खड़ा देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ। वही सास जिनकी आवाज़ से वह सिहर जाया करती थी, आज धीमे स्वर में उसने दवा और चाय देने को कह रही थी। कल्पना कुछ बोल नहीं पाई। उसने जैसे ही ट्रे ली, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह रोई इसलिए नहीं थी कि उसे चाय मिली थी, बल्कि इसलिए कि पहली बार किसी ने उसके दर्द को बिना बताए समझने की कोशिश की थी। रमाजी ने बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में कोई आदेश नहीं था, कोई सिकवा नहीं था, सिर्फ एक माँ का पछतावा था। उस पल उन्हें लगा कि अगर उन्होंने यह हाथ पहले रख दिया होता तो शायद यह घर इतना बोझिल न होता। दूसरी ओर कीर्ति कमरे में बैठी 2 दिन से सब कुछ देख रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर रखे आईने को सामने ला दिया हो। उसे याद आने लगा कि कैसे वह अपने ससुराल में छोटी छोटी बातों पर अपमान सहती है।
कैसे वहाँ उसे भी अक्सर मिडिल क्लास कहकर चुप करा दिया जाता है। आज पहली बार उसे समझ आया कि वह जो अपने घर में कर रही थी, वही उसके साथ भी कहीं और किया जा रहा था। नीरज यह सब बिना बोले देख रहा था। उसे संतोष था, लेकिन साथ ही एक डर भी था कि यह बदलाव कहीं बस बीमारी तक सीमित न रह जाए। वह चाहता था कि यह समझ स्थायी बने, आदत बने, मजबूरी नहीं। दोपहर होते होते घर का माहौल बदला बदला सा था। रमा जी ने कल्पना को उठने नहीं दिया, खुद सब्जी काटी, खुद दाल चढ़ाई। जब कीर्ति ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो रमा जी ने पहली बार उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। उस एक इशारे में वर्षों की चुप्पी टूटी थी। शाम को जब कल्पना थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी और बाहर आई तो उसने देखा कि रमा जी पानी भर रही थी। वह घबरा गई और आगे बढ़ी, लेकिन रमा जी ने उसे वहीं रोक दिया। उन्होंने कहा कि आज बहू नहीं, माँ काम करेगी। अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। ये सुनकर कल्पना का गला भर आया। उसे पहली बार लगा कि यह घर सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं, रिश्तों का भी हो सकता है। रात को कीर्ति ने अपने कमरे में बैठकर अपने ससुराल फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में पहली बार शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। फ़ोन रखने के बाद वह देर तक सोचती रही। फिर उसने समय रहते अपने व्यवहार को नहीं बदला तो शायद वह भी किसी दिन अकेली पड़ जाएगी, वैसे ही जैसे उसने कल्पना को अकेला कर दिया था। उस रात कल्पना को बुखार के बावजूद नींद सुकून भरी आई, क्योंकि आज उसे लगा कि वह सिर्फ बहू नहीं, इंसान भी है। और यह एहसास उस घर के लिए एक नई शुरुआत थी, जहाँ रिश्ते डर से नहीं, समझ से चलने वाले थे। अगली सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी। वह शांति डरावनी नहीं थी, बल्कि किसी तूफान के बाद ठहरे हुए पानी जैसी थी। रमा जी रसोई में खड़ी थी, लेकिन आज उनके हाथों में जल्दी नहीं थी। हर काम सोच समझकर हो रहा था, जैसे वह हर बर्तन के साथ अपने भीतर की कठोरता भी धो रही हो। कल्पना नींद से जागी तो उसे लगा जैसे शरीर का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो, पर मन अभी भी आशंकाओं से भरा था। उसे डर था कि वह बदला हुआ व्यवहार कहीं बस 2 दिन का ना हो। उसने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। न कोई ताना, न कोई आवाज़। रमा जी ने उसे देखा और सिर्फ इतना कहा कि आज आराम करना है, अभी कोई काम नहीं। यह शब्द साधारण थे, लेकिन कल्पना के लिए बहुत भारी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जब किसी को काम करने से रोका जाए तो वह भी सम्मान का ही एक रूप होता है। कीर्ति चुपचाप नाश्ता कर रही थी, उसकी आंखें नीचे थी। उसे अपने भीतर अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। रात भर उसने अपने ससुराल की बातें याद की थी, कैसे वहाँ भी उसे बार बार यह जताया जाता था कि वह कम पढ़ी लिखी है, कम समझदार है। आज पहली बार उसे समझ आया कि वह उसी अपमान को आगे बढ़ा रही थी। नीरज ने ऑफिस जाने से पहले माँ और बहन दोनों को देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता साफ बता रही थी कि अब पीछे हटने वाला नहीं है। जाते जाते उसने कल्पना के सर पर हाथ रखा और कहा कि शाम को लौटने के बाद डॉक्टर को दोबारा दिखा लेंगे। ये सुनकर रमा जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुक गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बेटे की चिंता में कोई बंटवारा नहीं होता, माँ और पत्नी के बीच भी नहीं। दोपहर में कीर्ति के ससुराल से फ़ोन आया। आवाज़ ऊंची थी, तीखी थी। फ़ोन रखते ही कीर्ति का चेहरा उतर गया। रमा जी ने पहली बार बिना डांटे, बिना सवाल किए उससे पूछा कि क्या हुआ। कीर्ति कुछ देर चुप रही, फिर अचानक फूट पड़ी। उसने बताया कि वहाँ उसे भी यही कहा जाता है कि वह दिन भर कुछ नहीं करती, कि उसकी पसंद घटिया है, कि वह वहाँ बोझ है। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। रमा जी ने यह सब सुना और जैसे उनके भीतर कुछ टूट गया हो। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें आईना दिखा रहा हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि अगर दर्द सहने से इंसान मजबूत होता है तो दर्द देने वाला कभी गलत न होता। लेकिन यह सच नहीं है, दर्द बस दर्द होता है। शाम को जब नीरज घर लौटा तो उसने देखा कि माँ और बहन साथ बैठी है। कीर्ति की आंखें सूजी हुई थी। रमा जी ने खुद नीरज को सब कुछ बताया, बिना बहाने के, बिना सफाई के। यह स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। कल्पना कमरे के दरवाजे पर खड़ी है, सब सुन रही थी। वह अंदर नहीं आई, लेकिन पहली बार उसे लगा कि उसके बिना बोले भी कुछ बदला है। रात को खाने की मेज पर सभी साथ बैठे, कोई ऊंची आवाज़ नहीं थी, कोई ताना नहीं था। रमा जी ने खुद कल्पना की थाली में सब्जी परोसी। उस छोटे से काम में वर्षों का बोझ उतर गया। खाने के बाद कीर्ति ने धीरे से कहा कि वह अगले हफ्ते अपने ससुराल लौट जाएगी। उसके शब्दों में अब अधिकार नहीं, समझ थी। उसने यह भी कहा कि जाने से पहले वह घर के कुछ काम सीखना चाहती है, काम के लिए नहीं बल्कि बराबरी के लिए। रमा जी ने पहली बार अपनी बहू को नाम लेकर पुकारा। वह नाम जो अब तक सिर्फ आदेशों में इस्तेमाल हुआ था, आज अपनापन लेकर आया। उस रात कल्पना देर तक जागती रही। उसे लगा कि शायद रिश्ते सच में बदल सकते हैं, अगर समय रहते कोई सुन ले, कोई थाम ले। उसने पहली बार यह सोचना छोड़ा कि उसे अब क्या साबित करना है। आज उसे सिर्फ इतना लगा कि वह इस घर में जिंदा है, दिख रही है और मायने रखती है।
और यही एहसास उस घर की सबसे बड़ी जीत थी जहाँ बहू को सहनशील नहीं, सम्मानित होना सिखाया जा रहा था। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।